Hello everyone, welcome to Economics by Vishwa and Arpita. So in this lecture series of UGC NET Economics, आज हम next set of 20 questions करेंगे. But in our previous video, we were not able to cover 39th question. So आज हम वो भी cover करेंगे. So 39th question is consider the following. इसमें fringe benefit tax दे रखा है, capital gain tax दे रखा है, security transfer tax दे रखा है. So इसमें पूछ रखा है which of the above is or are डायरेक्ट टैक्स या टैक्सेस. सो इसका आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें तीनों जो हैं दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. तीनों जो हैं दे आर द डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. 40th क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे. 41st क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ बायोफ्यूल्स. बायोफ्यूल्स में कौन सा नहीं है, इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा नहीं है. सो द आंसर इज कंपोज नेचुरल गैस जो है वो बायोफ्यूल्स की कैटेगरी में नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, उसको हम क्लासिफाई करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू के अंदर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कौन सा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सो क्या वो सब्सिडी है या इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट है या वेजेस एंड सैलरीज है. सो इसमें से कौन सा जो है दैट्स बेसिकली हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो सारे तीनों के तीनों जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आते हैं. सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ग्लोबल कंपेटिटिव रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज करती है. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस का कौन सा पार्ट नहीं है. सो क्या अनाउंसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. सो ये तीनों तो हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं कि इंस्पेक्शन इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट होता है. कौन सा नहीं होता, दैट इज़ अनाउंसमेंट इफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज़ ट्रू फॉर नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल. कौन सा जो है वो ट्रू होता है फॉर नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल. ठीक है. इसका आंसर देखते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फ्लेक्सिबल. कैपिटल जो है वो हेट्रोजीनियस होती है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो प्रिवेल करता है. कैपिटल लेबर जो है वो सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं. सो नियो क्लासिकल मॉडल के अंदर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं. सही है. और हमारा परफेक्ट कंपटीशन जो है वो भी प्रिवेल होता है नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के अंदर. कैपिटल और लेबर जो है दे आर ऑल्सो सब्स्टिट्यूटेबल इन नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल. ठीक है. सो सेकेंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच of the following is the appropriate measure of openness of economy. कौन सा जो है appropriate measure है for openness of economy. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अपॉन GDP जो है वो अप्रोप्रिएट मेजर है फॉर ओपननेस ऑफ इकोनॉमी. थर्ड दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. 47th क्वेश्चन देखते हैं. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड. ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. अब इसमें से कौन सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड. ग्रांट टू स्टेट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये होता है. एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस जो है वो भी होता है. एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विस वो भी होता है. पूछा कौन सा नहीं होता, वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर. डिफेंस एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में तो नहीं आता ना. डेवलपमेंट इज़ अलग चीज़ हो गई. जैसे सरकार ने कम्युनिटी सर्विस पे लगा दिया, सोशल सर्विस पे लगा दिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उसको ग्रांट दे दिया स्टेट को, या इकोनॉमिक सर्विसेज में लगा दिया. कौन सा नहीं होता, दैट इज़ डिफेंस. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सेकेंड. डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आता. ठीक है.
48th क्वेश्चन देखते हैं. 48th क्वेश्चन सेज द इनाडा कंडीशन आर एप्लीकेबल टू. किस पे एप्लीकेबल होती है हम देखते हैं, हमेशा प्रोडक्शन फंक्शन पे ही देखते हैं इनाडा कंडीशंस को. सो प्रोडक्शन फंक्शन, दैट्स अ वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. हमने कभी टेक्निकल प्रोग्रेस में नहीं पढ़ा इसे. वेल बिहेव्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी कभी कुछ ऐसा नहीं पढ़ा. अ वेल बिहेव्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. सो ऑल दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अ वेल बिहेव प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर में नाडा कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. SRS बुलेटिन जो कि दिसंबर 2017 की बात कर रहा है. तो वैसे तो हमें थोड़ा करंट देखना चाहिए कि उसमें क्या है. करंट में आई विल जस्ट गिव यू इसके वैसे आंसर्स को मेमोराइज करना या वो करना सही नहीं है. आप SRS की बुलेटिन रिपोर्ट जो कि 2000 इसकी रिपोर्ट्स हैं हमारी. SRS की रिपोर्ट्स में ये अलग अलग हमें ये जो मैंने लिया दैट इज़ SRS की फुल फॉर्म आपको पता नहीं चाहिए. दैट इज़ सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. SRS जो है वो क्या होता है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है हमारा. ठीक है. सो इसमें सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर इंडिया का ग्लांस है 2018 का बता रखा है कि 20.0 जो है बर्थ पर 1000 था. 2018 का बता रखा है. 6.2 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन था. 32 इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ था. तो आपको जो फिगर्स याद करने वो करंट से रिलेटेड, जो करंट SRS में आए होंगे वो देखना आप. ठीक है. वो थोड़े एप्लीकेबिलिटी में आपको क्वेश्चंस उसमें से ज़्यादा आएंगे. ठीक है. तो ये अगर आप देख भी रहे हो तो इट्स ओके दैट यू आर सीइंग इट कि इसमें तो क्वेश्चन पूछा होता है एज पर द SRS बुलेटिन ऑफ सितंबर 2017 द एस्टिमेट्स ऑफ डेथ रेट जो है वो केरला के दे रखे हैं. दैट इज़ 7.6 वाइल फॉर बिहार इट इज़ 6 फ्रॉम दीज डेटा विच इज़ द करेक्ट इन्फ्रेंस जो हम ड्रॉ कर सकते हैं. करेक्ट इन्फ्रेंस किससे ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एजिंग जो है पॉपुलेशन की केरला में वो फास्टर है देन बिहार. बिहार से ज़्यादा जो एजिंग है पॉपुलेशन की वो ज़्यादा है. सो 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. बट आप वैसे इसकी करंट की देखो, जैसे 2018 का बता रखा है कि हाईएस्ट बर्थ रेट जो है वो ऑब्जर्व किया गया था बिहार के अंदर. दैट वाज 26.2. वेर एज हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है दैट्स द लोएस्ट बर्थ रेट जो कि 11.2 था. या आप यहाँ पे भी देख सकते हो बर्थ रेट जो कि 2009 to 2018 का बता रखा है. टोटल दे रखा है और हमारा अर्बन और रूरल का बता रखा है बर्थ रेट. रूरल के अंदर हमें दिखा रखा है ज़्यादा है, अर्बन का कम है. यू कैन जस्ट सी इट फ्रॉम द डायग्राम ओनली. डेथ रेट्स का भी बता रखा है. इन 2018 छत्तीसगढ़ का जो रिकॉर्डेड हाईएस्ट डेथ रेट है दैट इज़ 2 वाइल लोएस्ट डेथ रेट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं दिल्ली. डेथ रेट जो 3.3 है क्योंकि दिल्ली की थोड़ी एज यू ऑल नो इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो उसके हिसाब से हमारी यहाँ पर व्हाट वी से मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं. सो दैट इज़ वाई हमारा जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है दिल्ली के अंदर. बट इन छत्तीसगढ़ इट इज़ ह्यूज, दैट इज़ 8.0. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम. तो इसमें आपको रूरल अर्बन का भी दिख जाएगा कि डेथ रेट जो रूरल के अंदर है वो ज़्यादा है और अर्बन के अंदर कम है. दैट्स वेरी ऑब्वियस कि बर्थ रेट जो था वो भी कम था और डेथ रेट वो भी कम है क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस काफ़ी अच्छे बने हुए हैं. सो दैट इज़ वाई आर जो अर्बन और रूरल में जो डिफरेंस है दैट इज़ विजिबल इन द डायग्राम ऑल्सो. और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बता रखा है कि 2018 के अंदर मैक्सिमम IMR जो था वो रिपोर्ट किया गया था इन मध्य प्रदेश के अंदर रिपोर्ट किया गया था. एंड मिनिमम फॉर नागालैंड का सिर्फ 4 है. सो दैट्स द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैक्सिमम मध्य प्रदेश में, मिनिमम इज़ नागालैंड में. और वही हमें फिर से डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रूरल के अंदर काफ़ी ज़्यादा और अर्बन के अंदर काफ़ी कम है. ये दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. ठीक है. फिर बर्थ रेट्स हमें दे रखे हैं बिगेस्ट स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स के अंदर बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं. ठीक है.
और उसके बाद 95% कॉन्फिडेंस लिमिट पे ये चीज़ें फिगर्स आर गिवन, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है. So this you can also download and see it. Otherwise, I have also shared this report on my Telegram channel. You can have a look at it और इसको आप read भी कर सकते हैं. Otherwise, I'll make a separate video covering this entire. इसमें I'll tell you what all are the main points. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल मे बी कॉज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग. जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है तो वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई सही रीज़न है. एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट दैट्स द रॉन्ग ऑप्शन. एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड ये भी सही है. सो फर्स्ट एंड थर्ड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो अगर प्राइस लेवल जो है बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द मनी सप्लाई हो रहा है एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रीक्वेंट फार्म लोन वेवर इन इंडिया मे गिव राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ, किसकी प्रॉब्लम होती है? दैट्स द मॉरल हजार्ड. मॉरल हजार्ड की प्रॉब्लम होती है. फ्रीक्वेंट लोन वेवर्स जो हैं अगर फार्म इंडिया के अंदर वो राइज कर रहे हैं वो किसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है? मॉरल हजार्ड की. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रीजम्पशन दैट कॉस्टली न्यू नॉलेज वुड बी अंडर सप्लाइड बाय प्राइवेट सेक्टर. अगर वो अंडर सप्लाई हो रही है बाय द प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ड ऑन द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ न्यू नॉलेज. तो न्यू नॉलेज जो है वो एक पब्लिक गुड की तरह ही तो हो गया, ठीक है. तो ये पहले तो प्रीजम्पशन की कॉस्टली न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो अंडर सप्लाई की जाएगी बाय द प्राइवेट सेक्टर. ये बेस्ड है ऑन द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द न्यू नॉलेज. कि न्यू नॉलेज इट इज़ क्या होगी? न्यू नॉलेज जो है वो न्यू नॉलेज अगर आई है तो वो सबके लिए एक पब्लिक गुड की तरह हो गया. तो देन इन दैट केस इट विल बी नॉन रिवाइवलेस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. ये भी SRS से ही आया हुआ है. SRS अरेंज द स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मटर्निटी मोर्टालिटी रेशो के हिसाब से इसको अरेंज करना है स्टेट्स को. तो अगर आप इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लोगे इस बार की तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है. देखते हैं इसका. सो असम दे रखा है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. सो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है. सो द फर्स्ट इज़ हमारा असम. फर्स्ट इज़ असम. फर्स्ट जो है दैट इज़ असम. इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में? असम में सबसे ज़्यादा मटर्नल मोर्टालिटी रेशो है. फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है. फिर उत्तर प्रदेश में है. फिर हमारा है मध्य प्रदेश में एंड देन इट्स इन बिहार जो हमारा मटर्नल मोर्टालिटी रेशो है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is not an objective of marginal cost of fund based on lending rate? कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है? To enable the bank to become more competitive, ये ऑब्जेक्टिव है इसका. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग का ऑब्जेक्टिव है कि अनेबल करना बैंक को कि वो ज़्यादा competitive हो, ये ऑब्जेक्टिव है. To ensure availability of bank credit at interest rate which are fair and borrower as well as bank. की अवेलेबिलिटी कराना बैंक क्रेडिट की एट इंटरेस्ट रेट जो कि फेयर है टू बोरोवर्स एज वेल एज बैंक्स के लिए भी. तो ये दोनों जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं. टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट इनटू द लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्रूव करना है ट्रांसमिशन जो कि पॉलिसी रेट का इनटू द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक. ये भी ऑब्जेक्टिव. अब इसमें पूछो तो कौन सा नहीं है? which is not an objective of marginal cost of fund based lending rate, MCLR. तो it enable the bank to achieve the inflation rate. ऐसा कुछ नहीं होता. So this is not an objective. Next is 55th question. The problem of adverse selection arise क्यों होती है? Because of asymmetric information की वजह से होती है. Next question. अगर हमें compute करना है index of sustainable economic welfare, which of the following correction is /r made in the value of GDP? कौन से अगर हमें कंप्यूट करना है इंडेक्स जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर का है, कौन सा जो है करेक्शन है विच इज़ मेड फॉर द वैल्यू ऑफ GDP? सब्ट्रैक्ट करना मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन, सब्ट्रैक्ट करना कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन. ये जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन्वायरमेंट की कितनी डिग्रेडेशन हो रही है,
उससे हम जो विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि करेक्ट है, जिससे हम करेक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे ऑफ द जीडीपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर ट्रू फॉर कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस इंडिपेंडेंटली. जो मोड है प्रोडक्शन का वो अपने आप चेंज हो जाता है, ये करेक्ट है. बोथ अबव ऐसा कुछ इज़ नॉट देयर. रिलेशन इन प्रोडक्शन चेंज इंडिपेंडेंटली, ऐसा कुछ नहीं होता है. रिलेशन नहीं, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपने आप चेंज होता है. रिलेशंस जैसा कुछ नहीं होता है इन द कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल स्टेट्स. सो एस्पिरेशनल स्टेट्स की एक नीति आयोग की रिपोर्ट निकली है. सो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं पॉइंट आउट करी हुई हैं. सो देर आर इतने 115 डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रोग्राम. ये है उस रिपोर्ट को अगर आप खोलोगे तो ये स्टडीज़ बेस्ड ऑन 115 डिस्ट्रिक्ट्स इस प्रोग्राम के अंदर लोग. जो कोर स्ट्रैटेजी ऑफ दिस प्रोग्राम इज़, इस कोर स्ट्रैटेजी है इस प्रोग्राम की, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कम्पिटिटिवनेस. ये तीनों जो हैं ये हैं कोर स्ट्रैटेजीज. ये भी सही हैं. देर आर 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए 49 की इंडिकेटर्स लिए गए हैं. हेल्थ का अलग, एवरीथिंग इज़ देयर. इसका आप अपेंडिक्स खोलोगे तो उसमें सब कुछ गिवन है. ठीक है, आप ये खोलिएगा, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की एक जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें आपको सब पता चल जाएगा. सो सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं, इन द बेसिस नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल वेयर डज द ग्रोथ इक्विलिब्रियम अकर. कहाँ पर ग्रोथ इक्विलिब्रियम जो है वो अकर होता है. वेयर कैपिटल पर वर्कर इक्वल्स आउटपुट पर वर्कर. जहाँ पे कैपिटल पर वर्कर इज लेबर. कैपिटल पर वर्कर इज इक्वल टू आउटपुट पर लेबर. या वेयर इन्वेस्टमेंट पर लेबर इज इक्वल टू कैपिटल पर लेबर या वर्कर. वेयर इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इज इक्वल टू सेविंग पर वर्कर. सो ये जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, जो कि नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल जहाँ पे इक्विलिब्रियम अकर होता है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे सेविंग पर वर्कर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, मतलब छोटा आई इज इक्वल टू एस हो जाता है. सो वहाँ पर न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल जो है वहाँ पर ग्रोथ का इक्विलिब्रियम जो है वो अकर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज TW Stush has given following ratios in relation to education in economic growth. So first is education capital and labor ratio, education labor, education income and education investment ratio. So ये जो है ये तीनों ratios जो हैं इसके अंदर यूज़ हुई हैं. जो हमारी TW Stush का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेशोज़ बता रखे हैं इसमें तीनों हैं. एजुकेशन लेबर, एजुकेशन इनकम, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट रेशो, तीनों हैं. एजुकेशन का लेबर के हिसाब से देखा, एजुकेशन इनकम, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. ऑल्सो इसका PDF लेने के लिए यू विल हैव टू गो टू द टेलीग्राम चैनल. एंड वैसे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी. वैसे टेलीग्राम पे आप इकोनॉमिक्स बाय विजुअल अर्पिता अगर टाइप करोगे यू कैन गो टू माई चैनल एंड देन यू कैन प्रॉब्ली आप इसका अवेल कर सकते हो PDF, फ्री PDF. ठीक है. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.